Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide to your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में और साथ साथ में जिस प्रिंसिपल पे हमारा गैल्वेनोमीटर वर्क करता है, टॉर्क ऑन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे जनरेट होता है और रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर कॉइल किस तरह से उस मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता है, उसके लिए भी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। हमारे पास में क्या है, एक बार मैग्नेट है और दूसरी तरफ भी बार मैग्नेट है। एक नॉर्थ पोल को हमने इधर रखा है और एक साउथ पोल को इधर रखा है, राइट। इन द सेंस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर हमने PQRS एक रेक्टेंगुलर लूप हमने रख रखा है और ये PQRS रेक्टेंगुलर लूप जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो करंट एंटर कर रहा है P साइड से और Q से होता हुआ, R से होता हुआ, S से होता हुआ लीव कर रहा है। तो हमारे पास में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ओके। तो हमारे पास में इसमें जो लूप है हमें इसी के लिए क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो किस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, कैसे इसमें लूप लगेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अभी देखो मेरे पास में है ना PQ, QR, RS 3 क्या है, आर्म्स है इसके। एक तो ये वाला आर्म, एक ये वाला आर्म और एक ये वाला आर्म, 3 आर्म्स है ना। तो लेट्स कंसीडर 3 आर्म्स में से 2, ओनली 2। तो PQ और RS इन दोनों में करंट को कंसीडर करते हैं और करंट को कंसीडर करने के बाद में हम क्या करेंगे, उस करंट के डायरेक्शंस को निकालते हैं कि उस पर क्या फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। चलो P से Q में सामने दिख रहा है करंट विल गो टू P टू Q, राइट। Q में एंटर कर रहा है, इसके लिए डायरेक्शन लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन बना रखा है सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो देखो PQ में करंट कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें अगर मैं तुम लोगों को ऑलरेडी पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो करंट हमारा जा रहा है इस तरफ, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है या इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया और ये इसके परपेंडिकुलर। तो फोर्स सामने देखते पता पड़ रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हो करंट का डायरेक्शन अगर ये है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो मेरा थंब का डायरेक्शन किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड नीचे वाली डायरेक्शन में, इसको चलो कंसिडर करते हैं F1 फोर्स है। सिमिलरली इस तरफ जो करंट है RS वाली साइड में, RS वाली आर्म के अंदर, उसमें करंट जा रहा है R से S की तरफ। तो R से S की तरफ करंट इस तरफ एंटर कर रहा है, तो अब इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स विल अपवर्ड। तो एक में फोर्स लग रहा है नीचे डाउनवर्ड और एक में फोर्स लग रहा है ऊपर अपवर्ड। तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। ये फोर्सेस कौन से होते हैं हमारे, मैग्नेटिक फोर्स ILB, ध्यान है ना ये वाला फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे एप्लीकेबल है। तो एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट द कपल ऑफ डायरेक्शन जो बन रहा है इनका, एक नीचे और एक ऊपर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जिसकी वजह से वो चीज क्या कर जाएगी, ऑटोमेटिक रोटेट कर जाएगी, ठीक है। तो रोटेशन शुरू हो जाएगा इसमें। यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसकी थ्योरी लिखी हुई है, वन रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज द लेंथ L और B विड्थ है, ये पूरा एक्सप्लेन है। इसको नोट्स को पढ़ लेना डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से। हम सीधा डेरिवेशन पे आते हैं। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा डेरिवेशन, इसमें F1 F2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे लग रहा है, एक डाउनवर्ड लग रहा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हमने इसके डायरेक्शंस को निकाला है। ये सब इस थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो थ्योरी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। जो काम की चीज नहीं है वो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं खुद भी इजीली। मेन चीज तो हमारे को यहाँ पे डायग्राम समझना है, ठीक है। तो अब हमने P और Q देखा था, तो PQ वाली जो आर्म थी और फिर Q से R और R से S जो 4 तरह से हमारा स्क्वायर बन रहा है, उसमें हमने QR वाली लेंथ को लिया है, ठीक है। QR लेंथ को डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, ये QR, इस QR को हमने पिक किया है। ये QR वाली लाइन क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है, हाँ बना रही है। डायग्राम में यू कैन सी इजीली, यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा। QR आर्म मेकिंग द एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B बन रहा है। अब देखो मैंने उसी डायग्राम को यहाँ पे लिया है, बार मैग्नेट्स हटा दिए, PQ और RS दोनों हटा दिए, बस QR आर्म को यहाँ पे लिया। तो QR इसके साथ में बना रहा है एंगल कितना, थीटा, कितना बना रहा है, थीटा, यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। अब थीटा एंगल बना रहा है तो इस पे 2 फोर्स लग रहे थे, एक नीचे लग रहा था और एक ऊपर की तरफ लग रहा है। F1 इज इक्वल टू ILB, ऊपर भी सेम मैग्नीट्यूड का, तो F2 इज इक्वल टू
ILB, राइट। अब हमें करना है रोटेशन की वजह से इसमें क्या क्रिएट होगा, टॉर्क, तो हमें वो टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है, तो टॉर्क कहाँ लगेगा, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगेगा। तो टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये अगर इस तरह से रोटेट करेगा ऑब्वियसली, तो हमारा जो टॉर्क है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसके साथ साथ में काम करेगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को और फोर्स को रखते हैं। तो फोर्स की जगह पे तो वैल्यू रख दी ILB, फोर्स की जगह पे वैल्यू क्या आ गई ILB मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी QB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस QB निकालनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से भी एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, कहाँ से, Q से B की तरफ। तो एक ये बन गया ट्राइंगल, इस तरह का ये ट्राइंगल बन गया, ये Q है, ये B है और ये R है। वेट अ सेकेंड, इसको मैं दूसरे पेन से बना दूं ताकि इजीली क्लियर हो जाए। ये हो गया B, ये R और ये Q। एंगल इसके साथ में यहाँ बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती है वो एक दूसरे के साथ थीटा ही बनाती है ना। तो ये अगर थीटा है तो दिस वन इज ऑल्सो थीटा, सही बात है ना। तो थीटा निकाल देते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस वो होगा QB अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा QR की डिस्टेंस, जो B मैंने मान रखी है, ठीक है। B क्यों मानी बताऊं, हमने रेक्टेंगुलर लूप की जो विड्थ और लेंथ है इसको L मान लिया था और इसको क्या मान लिया B, ठीक है, स्मॉल b। तो लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग हमारी ये QR की डिस्टेंस हो गई B, तो वहां से आ गया हमारे पास में cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा B है और बेस हमारा QB है। तो यहाँ से मैं इस B को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इससे करूँ तो QB इज इक्वल टू B cos थीटा, ठीक है, QB इज इक्वल टू B cos थीटा हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये QB की जगह पे B cos थीटा पुट कर दिया। नाउ ILB, इसमें देखने वाली बात ये है कि एक तो L आ रहा है लेंथ, एक आ रही है ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है हमारे पास में, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास में होता है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो हम L इंटू B की जगह पे A लिख देते हैं, I और B सेम टू सेम, तो टॉर्क विल बी IAB cos थीटा। डन जी, यहाँ तक समझ में आया, इजी है। टॉर्क निकला है, अभी टॉर्क का पूरा फॉर्मूला निकालना बाकी है अभी। ये तो सिर्फ एक लूप के लिए आया था, वी हैव ओनली वन लूप PQRS। बट अगर हमारे पास में बहुत सारे टर्न्स हो जाए, बहुत सारे कॉइल्स बना दे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर n, अगर n है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n टाइम्स। 10 टर्न है तो 10 से, 20 है तो 20 से, तो वो n क्या है उसके नंबर से, टर्न्स कितने हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर A। डन। और अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, यू कैन सी, देखो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 90 डिग्री, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर रखा है 90 डिग्री, और ये यहाँ पे 90 बना रहा है, तो उसके अपोजिट वाला भी क्या होगा 90। मैं इसको अलग कलर से शो करता हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इधर वाला 90 डिग्री है तो इसके इस तरफ वाला भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि ये वाली जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, ये इसको क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। ऊपर थीटा बना दिया, ये 90 हो गया, बीच वाले को नाम कंसीडर कर लिया हमने अल्फा, ठीक है। हमने बीच वाले का नाम क्या कंसीडर कर दिया, अल्फा कंसीडर कर दिया। तो चलो, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस अल्फा, सारे के सारे क्या होना चाहिए 180 के बराबर अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 90 प्लस अल्फा प्लस थीटा 180 आया, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस थीटा। इसको सिंपल सा भी समझ सकते हैं, एक पेज ऐड करने दो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। वेट अ सेकेंड, कहाँ गया, ऐड अ पेज, ठीक है। मैंने क्या कंसीडर करा था, QR को इस तरह से कंसीडर करा था, ये QR लेंथ है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। उससे तो हमने निकाल दिया था कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस जो था QB, हाइपोटेनियस हमारा क्या है H जो स्मॉल b था, और कॉस थीटा, यहाँ से हमने QB तो निकाल दिया था कि भाई B cos थीटा हमारे पास में आ गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और निकालनी है हमें, यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री को ड्रॉ करता हूँ
और ये बनता है 90 डिग्री। ठीक है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे जा रहा है बहुत सारा, तो ये वाली लाइन को मैंने थीटा मान रखा था ऑलरेडी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये कितना एंगल बना है थीटा। तो इस बचे कुचे एंगल को हमने क्या कंसीडर कर लिया, अल्फा। ठीक है, बचे हुए एंगल को अल्फा कंसीडर कर लिया, थीटा ऑलरेडी कंसीडर किया था और मैंने 90 की लाइन ड्रॉ कर ली तो अल्फा मिल गया। अभी सबको समझ में आएगा अल्फा क्यों निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वन लीनियर पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज है 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 180। तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो 90 माइनस थीटा, या फिर यहाँ से थीटा निकाल सकते हो 90 माइनस अल्फा, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें तो निकालना था क्या, थीटा, तो यहाँ से थीटा निकाला 90 माइनस अल्फा, ये आ गया थीटा की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 क्या निकाली थी, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos थीटा, है ना। इक्वेशन 1 क्या निकाली, NIAB cos थीटा। तो थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे इस जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 90 माइनस अल्फा। अब सबको बता दूं कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को आई मीन ट्रिग्नोमेट्री की इसी आइडेंटिटी को डाला मैंने यहाँ पे, तो 90 माइनस अल्फा की जगह पे आ जाएगा ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नाउ NIA को कंसीडर करते हैं हम क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो M को मान लेता हूँ एक नई प्रॉपर्टी NIA, तो ये फॉर्मूला बन गया टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन अल्फा। ठीक है, अभी जो चल रहा आया समझ में आया, N तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, NIAB को क्या कंसीडर कर लिया हमने, MB। तो कुल मिला के टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है, MB साइन अल्फा। ये हमारा टॉर्क जनरेट होता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर हम किसी लूप को रखते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे M जो है मैग्नेटिक मोमेंट है कॉइल का, मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, जिस तरह से हमारा डाइपोल मोमेंट होता है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सो अ करंट कैरिंग लूप इज लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, और ये अब मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। और MB के साथ में साइन थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू भी आ गई। तो यही टॉर्क ही तो निकालना था हमें, रेक्टेंगुलर लूप में किसी भी कॉइल की वजह से कोई चीज रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से वो चीज रोटेट कर रही है, तो रोटेशन में जो टॉर्क क्रिएट होता है वो हमें निकालना था। ये अभी हमने निकाल दिया, टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा, MB साइन अल्फा मतलब। ठीक है, तो हम उसकी जगह पे क्रॉस लगा के उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितने केसेस बन सकते हैं, अगर मेरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में रखी हो। अच्छा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मेरी लूप उसके साथ में इस तरह से रखी हुई है कि भाई उसके साथ में वो कितना एंगल बना रही है, ऐसे 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो वहाँ पे स्पेशल केस में वो थीटा की जगह पे आई मीन अल्फा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वहाँ पे टॉर्क क्या आएगा, 0। टॉर्क 0 आया तो मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। मिनिमम का मतलब होता है छोटी से छोटी वैल्यू। तो साइन की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमने कॉइल को भी रखा इसी तरह से, तो वो उसके साथ 0 ही बना ली, तो साइन अल्फा आई मीन साइन 0 0 ही हो गया। ठीक है, और सेकंड केस इसमें कंसीडर करेंगे, अगर मैं कॉइल को ऐसे नहीं रख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ में और मैं उसको ऐसे रखना चाहता हूँ, तो अब सामने पता पड़ा है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पुट करने पे साइन की वैल्यू 90 आती है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टॉर्क की वैल्यू मिल गई MB, जो होती है हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारे स्पेशल केसेस हो गए। ये तो सारी कहानी किसकी, रेक्टेंगुलर कॉइल की इन अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। इसी प्रिंसिपल पे हमारा गैल्वेनोमीटर भी काम करता है। तो गैल्वेनोमीटर को भी देख लेते हैं क्या चीज़ है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं और इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। फिर इसमें निकालना क्या है, एक तो हमें टॉर्क निकालना है और साथ साथ में करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालनी है हमें। ठीक है, और फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर भी निकालना है। ये प्रैक्टिकल में पूछा जाता है वैसे यूजुअली, बट यहाँ पे हम निकालेंगे सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर रहे कि गैल्वेनोमीटर में फिगर ऑफ मेरिट कैसे निकलता है। ठीक है, चल तो हमारे पास में ट्विस्टिंग निकालनी है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिगर ऑफ मेरिट,
एवरीथिंग। चलो शुरू करते हैं। इसका प्रिंसिपल, वैसे कंस्ट्रक्शन में अभी बताऊंगा, बट ये प्रिंसिपल किस पे काम करता है बता देता हूँ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ रेक्टेंगुलर कॉइल इज फ्री टू रोटेट, अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को फ्री टू रोटेट किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कर दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ करंट को अप्लाई भी करना है, सम करंट शुड बी अप्लाई, तो इट विल रोटेट ड्यू टू द टॉर्क। अभी जो ऊपर पड़ा था वो सेम केस है, रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और थोड़ा सा करंट फ्लो कर दो तो इट विल रोटेट, और रोटेशन डेवलप होने की वजह से टॉर्क डेवलप होता है, और ये जो टॉर्क होता है वो उसमें प्रोड्यूस होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। आपने ज़्यादा करंट फ्लो किया है तो ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, वो कम फ्लो किया है तो कम तेज़ी से घूमेगा। तो दैट्स हाउ द गैल्वेनोमीटर वर्क्स। और ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में कॉइल घूमने की वजह से है, इसीलिए इसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, चलो ये तो इसका प्रिंसिपल था जो अभी ऊपर पड़ गए थे, और उसमें F1 नीचे F2 ऊपर, वो चीज़ें अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में तो मैंने इतनी बड़ी रामायण लिख रखी है, बट मैं तुम्हें इसको समझा देता हूँ, इसको आप रीड ज़रूर कर लेना। फर्स्ट हमारे पास में क्या होते हैं, दो बार मैग्नेट होते हैं, यहाँ दिख रहा होंगे डायग्राम में, नॉर्थ और साउथ। इसके बीच में हमारे एक फ्रेम होता है और उस फ्रेम के ऊपर चारों तरफ क्या लगी रहती है, कॉपर कॉइल। हमारे बार मैग्नेट के अंदर क्या रखा रहता है, एक फ्रेम, उस फ्रेम के चारों ऊपर क्या लटकी हुई रहती है, लिपेटी हुई रहती है, कॉपर कॉइल, राइट। कॉपर कॉइल को हमने एक मिरर से कनेक्ट कर रखा होता है गैल्वेनोमीटर में, और वो एक वायर से कनेक्टेड होता है। ये जो वायर बना हुआ है ना, ये एक वायर से कनेक्टेड होता है, एंड दिस वायर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज और फॉस्फोरस का एक अलॉय होता है, उससे बना होता है ये वायर। और साथ में एक यहाँ पे हेड होता है जिसको बोलते हैं हम टॉर्सोइल हेड। ठीक है, अब इन सब का काम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। और साथ में एक नीचे की तरफ स्प्रिंग भी कनेक्टेड होती है, और बीचों बीच में हमारे पास में सॉफ्ट आयरन कोर कनेक्टेड होती है। कंस्ट्रक्शन रिपीट कर रहा हूँ। एक हमारे पास में T1 और T2 दो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे एक टॉर्सोइल हेड कनेक्टेड होता है, और ये जिस वायर से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर, जो अलॉय का होता है। इसमें मिरर कॉपर कॉइल लगी रहती है जो फ्रेम के चारों तरफ लपेटी गई है, साइड में बार मैग्नेट्स लगे रहते हैं, और बीच में सॉफ्ट आयरन कोर होती है, और आगे ये स्प्रिंग से जुड़ के T2 से कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन था जो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है। अब होगा क्या यहाँ पे, इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तुमने क्या कर रखा है, अप्लाई कर रखा है। ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड और T1 से T2 की तरफ क्या आ रहा है, करंट भी आ रहा है। करंट की वजह से उसमें क्या क्रिएट होगा, टॉर्क क्रिएट होगा, एंड दिस टॉर्क विल रोटेट द कॉइल। इस तरह से रोटेट करेगी कि उसमें टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो टॉर्क ट्विस्ट हो रहा है वो किस पे डिपेंड होता है, एंगल पे, ट्विस्टिंग एंगल पे। टॉर्क को मतलब कि कॉइल ऐसे घूमेगी तो कितना एंगल बन रहा है उसका, ये घूमेगी, यूं घूमेगी, 90 बन गया, घूमी 180 बन गया, घूमी 270, और ये 360। तो ये एंगल पे डिपेंड होती है। टॉर्क किस पे डिपेंड होता है, एक तो पहला एंगल पे डिपेंड होता है। ट्विस्टिंग एंगल इज ट्विस्टिंग टॉर्क इस एंगल पे प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करेंगे, वी गॉट अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन वायर। वायर में कितना ट्विस्ट आ रहा है उसका एक कांस्टेंट होता है, उसे इसी नाम से बोला जाता है, कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट ऑफ अ सस्पेंशन वायर। ठीक है, अब यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। C को यहीं पे रखो, फाई को नीचे ले जा सकते हैं, तो C की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हमारा एंगल 1 डिग्री है और तब क्या होगा, मतलब कि ये हल्का सा कितना मुड़ रहा है, हल्का सा 1 डिग्री के आसपास टर्न हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ट्विस्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, इसको यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ऑफ अ यूनिट ट्विस्ट, एक ट्विस्टिंग में लगने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क ही हमारा कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट सस्पेंशन कहलाता है। समझ में आई बात? अगर सिर्फ एक ट्विस्ट हो रहा है, हल्का सा यूनिट ट्विस्ट हो रहा है, तो उसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है वही हमारा क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट सस्पेंशन। ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, हाँ कमेंट सेक्शन में, और DM में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डाउनलोड करना है ये नोट्स तो इसको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलो
तो यहाँ से हमारे पास में आया है सी ट्विस्ट के बराबर। ठीक है, वैसे इसका कोई काम नहीं है इतना, बट अभी आगे काम आने वाला है। इन द सेंस कहीं पे कम पूछे जाते हैं इसमें न्यूमेरिकल, कहीं पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम। ठीक है, हमारा जो नीट का एग्जाम होता है उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं इसके, लेकिन हमारा जो जेई का एग्जाम होता है उसमें गैल्वेनोमीटर के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। बोर्ड वालों का तो फेवरेट है गैल्वेनोमीटर, तो वहाँ पे तो आएंगे ही आएंगे। चलो, और अब देखो वहाँ पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क, एक डिफ्लेक्शन वाला भी टॉर्क जनरेट होगा। ये डिफ्लेक्शन टॉर्क हम ऊपर की तरफ से लेके आ चुके हैं, विच इज टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन अल्फा, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIAB साइन अल्फा। तो अगर हम उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन वाले टॉर्क को, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा, तो ये भी टॉर्क है, और टॉर्क ऊपर ट्विस्ट की वजह से भी टॉर्क जनरेट हो रहा है, बट हो तो एक बार ही रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एक ही टॉर्क होगा। तो मतलब कि ये दोनों टॉर्क को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड द रिएक्शन टॉर्क आर इक्वल। किसी फिक्स जगह पे जब हमारी कॉइल स्टेबल इक्विलिब्रियम में बैठी हुई है, तो वहां पे हम कह सकते हैं टॉर्क डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू टॉर्क ट्विस्टिंग। ठीक है, तो अब अपोजिट है लेकिन है तो इक्वल, तो बराबर रख दिया यहाँ पे। इसकी जगह फॉर्मूला आ गया NIAB साइन अल्फा, और इसकी जगह फॉर्मूला आ गया C5। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, मैंने अभी बताया था, मैक्सिमम टॉर्क जो होता है जब हमारे पास में साइन 90 डिग्री हो। ठीक है, तो सॉरी साइन 90 हो तो वो मैक्सिमम मिलेगा, राइट। तो एक काम करते हैं ना, हम ले लेते हैं साइन 90 इक्वल टू 1, मतलब अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 90, तो यहाँ पे रख दिया मैंने अल्फा को 90। अल्फा 90 पुट करते ही NIAB क्या हो गया, साइन 90 इक्वल टू C5, और NIAB में से ये वाली जो टर्म थी वो तो बिल्कुल ही क्या हो गई, गायब हो गई। तो वी गॉट NIAB इक्वल टू C5। ठीक है, C को निकाल सकते हैं हम 5 को डिनोमिनेटर में बेच के, या फिर करंट निकाल सकते हैं हम। देखो करंट यहाँ पे रख देते हैं NAB, इन तीनों को करते हैं हम, NAB को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उस तरफ भेज देते हैं, तो I यहीं पे रह जाएगा C5 अपॉन NAB। ये हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट को सबको साथ में ले लो, कांस्टेंट इन द सेंस जो चीज़ें फिक्स है। एग्जांपल के लिए कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो फिक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे चीज़ को, इस पूरे फिजिकल क्वांटिटी को नया कांस्टेंट मान लेते हैं K। ठीक है, इस K को बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। K को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसका फॉर्मूला C अपॉन NAB होता है। ठीक है, इसको रिडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर विच इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन फैक्टर। कहीं पे भी रिडक्शन फैक्टर के क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर का ही एक कांस्टेंट है जो हम इजीली निकाल सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कर लो, टॉर्क इज इक्वल टू C5 कर लो, दोनों को इक्वल रख दो, यू कैन गेट द K की वैल्यू इजीली। चलो ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक बात नोटिस करना, मैंने किन्हीं किन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, मैंने पहले भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रखा होगा, जैसे कि ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन अल्फा। तो जिनको भी मैं हाईलाइट करूँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भूलने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर के थोड़े से सब टॉपिक्स आ रहे हैं। सब टॉपिक्स जैसे कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, K की वैल्यू क्या है, C अपॉन NAB। अगर आप डिफ्लेक्शन में देखो, प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, किसी में कितना डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है उसमें अगर करंट का डिवाइड लगा दो, जैसे गैल्वेनोमीटर है वो थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है तो फाई की वैल्यू ज़्यादा, और थोड़ा कम डिफ्लेक्ट हो रहा है फाई की वैल्यू कम, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। किसी भी डिफ्लेक्शन को पर यूनिट करंट पे मेजर कर लो, तुम्हें क्या मिल जाएगी, करंट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। फाई की वैल्यू को पुट करो, देखो फाई की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे यहाँ से निकाल सकते हैं ना फाई की वैल्यू हम। अगर मेरे पास में I इज इक्वल टू CNAB फाई है, तो मैं फाई भी तो इजीली निकाल सकता हूँ, NAB I अपॉन C, तो फाई अपॉन I। इसमें अगर मैं I का डिवाइड लगाऊंगा तो I से I तो वैसे ही कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला, फाई की वैल्यू NAB, सॉरी फाई की नहीं, ये फाई के अंदर अगर डिवाइड लगाते तो
सेकेंड सॉरी माय मिस्टेक, फाई की वैल्यू हमें मिल गई। इसमें हम किसका डिवाइड लगाते हैं, करंट का, तो इधर भी आई का लगेगा और इधर भी क्या लगेगा, आई का, तो यहाँ से आ कट गया और इसको बोलते हैं हम करंट सेंसिटिविटी, एस आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी जस्ट इसका अपोजिट है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को बोल दो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितने हो रहे हैं यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे, वो था φ/I और ये है φ/V वोल्टेज डिफरेंस, तो SV से डिनोट करते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है φ/V, ठीक है जी। अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज G, अगर हमें रेजिस्टेंस G दे रखा है तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट के साथ में तो V = IR होता है, ओम्स लॉ से सबको पता है V = IR। बट प्रॉब्लम क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G माना है तो R को रिड्यूस हटा दो, वहाँ पे G लगा दो, तो V = IG, डन। SV = φ/IG, ठीक है। V की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है हमने, इसको यहाँ पे ले जाके यहाँ पे पुट कर दिया, तो φ/IG हो गया। अब हम थोड़ा सा कुछ खेल करते हैं इसमें, फाई की वैल्यू को पुट कर दो, फाई की वैल्यू NABI/C थी, तो फाई की जगह पे हम इसको पुट कर देते हैं और ये IG नीचे के नीचे रहेगा, I से I कैंसल आउट हो गया और हमें मिल गया सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। कौन सी सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये तो था करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की गाथा, ठीक है। इन द सेंस φ/I करोगे तो करंट सेंसिटिविटी और φ/V करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट फिगर ऑफ मेरिट, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CBSE, राइट। तो CBSE के प्रैक्टिकल में हो सकता है, फिगर ऑफ मेरिट में भी हो सके, चांसेस तो बहुत कम है इसके, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर, किसी गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट चाहिए, उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। मेरा गैल्वेनोमीटर अभी 0 पे, इसकी रीडिंग कुछ भी नहीं आ रही है, बट गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा मूव करने में, इधर या फिर लेफ्ट साइड, वो उस मूवमेंट को करने के लिए जितना करंट रिक्वायर्ड होता है उसी करंट को क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। ये इन्वर्स होता है सेंसिटिविटी का, ठीक है। कौन सी सेंसिटिविटी का, करंट सेंसिटिविटी का, क्योंकि देखो करंट से रिलेटेड बात हो रही है। सो इट इज द इन्वर्स ऑफ अ करंट सेंसिटिविटी, तो x = 1/SI और इसका हो जाएगा φ/I था तो ये I/5/I हो गया, डन जी। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। चलो, आई होप आपको ये वीडियो में सारे टॉपिक समझ में आएंगे, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, साथ में हमारे गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जिसे इसकी नीड है, और आप उन सभी के साथ कर सकते हैं जो ओलंपियाड और दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और नोट्स डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।